गुड इवनिंग। आज आप सब लोगों के बीच में काफ़ी दिन बाद आने का मौका मिला है। आपके बीच में बार बार लगातार आते रहने से एक कॉन्फिडेंस रहता है और एक हम लोगों में भी निरंतरता बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है और एक एनर्जी भी फील होता है। लेकिन जैसा कि सब लोगों को पता है कि ये असाधारण समय है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम चल रहा है और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में अपने आप को सुरक्षित रखना, बचा के रखना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू लिव सेफली, हेल्दी एंड पीसफुली। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं भी ये जो कोरोना पेंडेमिक है उससे बाहर निकल के आया हूँ परिवार के सदस्यों के साथ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए सोचा कि आपके बीच में आएं और आपसे कुछ बातचीत करें। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे और जो आपका एजेंडा है, एजेंडा मतलब कि बीपीएससी 66, इस 66 के मेंस की तैयारी में आप अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट के साथ, बिना किसी बिखराव के, स्कैटर्ड हुए या फोकस डाइवर्ट किए हुए, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अपने एजेंडा के अनुसार, जो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के एजेंडा के अकॉर्डिंग आप फोकस्ड होंगे, आप अपना प्रिपरेशन जरूर कर रहे होंगे। सबसे पहले बस आपके लिए बस एक ही सुझाव है, मैंने जो खुद के अपने एक्सपीरियंस से देखा उस एक्सपीरियंस के अनुसार, कि कोरोना पेंडेमिक में बच पाना बहुत मुश्किल है। ये हो जा रहा है लोगों को, बहुत सारे प्रिकॉशन के बावजूद। हम लोग भी, मैं भी कोई इरिस्पॉन्सिबल काम नहीं कर रहा था। जो भी एसओपी है सारे एसओपी के अनुसार ही रह रहा था। मेरे घर में जो मेरी छोटी बेटी से शुरू हुआ, वो भी कोई ऐसा इरिस्पॉन्सिबल काम नहीं कर रही थी जिससे कि, लेकिन घर में उस आया फिर एक एक करके। तो लेकिन एक चीज है कि जो होप देता है आगे की तरफ के लिए, जो अभी तक पॉजिटिव नहीं है, जो अभी तक इस पेंडेमिक के में नहीं फंसे हैं, उनके लिए एक होप है कि आप चाहे जैसा भी हो, आप अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करा लें। अपने आप का जो टीकाकरण है, एक भी वैक्सीन अगर लगा हुआ रहेगा तो बहुत सुरक्षा है। जो इमरजेंसी के फेजेज आ रहे हैं, वो इमरजेंसी के फेजेज आने से शायद हो सकता है कि बच जाएं। और विशेषकर जब से ये 18+ 45 के बीच वाले, आप में से जो अधिकांश तैयारी करने वाले लोग हैं वो सारे इसी 18+ वाले एज ग्रुप में हैं, तो अब आपके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि एकदम से वैक्सीन का इंपॉर्टेंस लोगों को पता चला है और सारे लोग अचानक से टूट पड़े हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि वैक्सीन वेस्टेज होते थे कि एक बार एक लॉट खुलेगा, उसमें 10 लोगों को वैक्सीन लगाना है, पता लगे 4-5 लोग ही हैं, तो 6 जो वैक्सीन है वो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाता था। 6 लोगों को ढूंढने से भी इतने सारे एडवर्टीजमेंट होते थे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज किए जाते थे कि भाई आकर के अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, कोई नहीं आता था। और अचानक से, तो जब भी इतनी बड़ी जनसंख्या अचानक से, लेकिन फिर भी इसी में थोड़े से पॉजिटिव रहते हुए अपने आप को जहां भी मौका मिले, अपने आप को एक वैक्सीन, माने वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बचाव है। आपके अपने जो नियरेस्ट हैं, डियरेस्ट हैं, जो आपके घर के लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी किसी भी तरीके से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी साइड इफेक्ट की चिंता किए हुए, क्योंकि इससे जो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होगा, और लेकिन ये जो बचाएगा, जितने बड़े क्राइसिस से ये बचाएगा, आपको हेल्प करेगा, वो क्राइसिस से बचाव इस वैक्सीन लगाने में जो साइड इफेक्ट होता है, कुछ लोगों को जो साइड इफेक्ट कहीं कहीं रैंडम देखने को मिलता है, वो बहुत छोटा है। इसलिए मेरा आपसे एडवाइस यही है कि प्रिपरेशन के, जो प्रिपरेशन आप बीपीएससी 66 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन में अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करा लें। जहां भी आप हैं वहां पे मौका देख करके, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी से, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, आप बिना पैसे की चिंता किए हुए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 1000 रुपये का लग रहा हो, 1200 का लग रहा हो, आप जा करके अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करा लें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, कंपल्सरली है, इसमें कोई कुछ भी मत सोचें। हम लोग 45+ के लिए जैसे ही ओपन हुआ था, 1 अप्रैल को मैं जाकर के वैक्सीन ले लिया था। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन मैंने ले लिया था, मैं ज़्यादा इसमें सोचा नहीं था। और भी मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज ले लिए थे, और वो फर्स्ट सेकंड डोज ले लिए थे और उसका इम्पैक्ट रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है, तो ये आपके लिए। लेकिन अभी मान लीजिए, जैसा कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन आया कि बीपीएससी ने 66 मेंस के एग्जाम का डेट पोस्टपोन कर दिया है। जो 5th के लिए प्रपोज्ड था, वो 5 जून का प्रपोजल था, वो 5 जून का। हमें पता था पहले से भी, हम लोग पता था कि इस पेंडेमिक में जब आदमी को आप लॉकडाउन चारों तरफ लगा के रखे हुए हैं, आप कहाँ से एग्जाम ले पाएंगे। लेकिन फिर ये ऑफिशियल एक इन्फॉर्मेशन आ गया, इससे चीज़ें और थोड़ी कंफर्म हो गई, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल था कि ऐसा एग्जाम नहीं हो पाएगा, सब जगह लॉकडाउन है, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा। दिल्ली में भी 30,000 तक केसेस चले गए थे और वो घट के अभी मान लीजिए 3,000 के आसपास आए हैं। तो उसमें लॉकडाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जान है तो जहान है, जान है और जहान है, ये दोनों बाद में होगा, लेकिन अभी तो जान है तो जहान है, ठीक है। और उसमें जान बचाने के लिए लॉकडाउन, और लॉकडाउन से चेन टूटा, और चेन टूटने का इम्पैक्ट ये हुआ कि दिल्ली में जो केसेज हैं वो इतने तेजी से कम हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक है। तो लॉकडाउन, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस बीच में ही मैंने कोशिश किया कि आपसे बातचीत करूं। जैसे ही लॉकडाउन में कोई ढिलाई होती है, हम लोग फिर जो अपना जो भी सिलेबस, जिसका जहां जो सिलेबस बचा हुआ है वो सिलेबस कर लेंगे। जूम ऐप से कहीं कोने से वाइट बोर्ड्स का यूज कर करके करना, तो उस थोड़े क्वालिटी उसमें उस तरह का मोटिवेशन नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी अगर ये लंबा खींचा तो हम लोग उसको शुरू कर लेंगे। और आपके जो भी कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब वही बात है कि अगर अगस्त में एग्जाम होता है तब तक करंट अफेयर्स बहुत सारे नए टॉपिक चेंज हो जाएंगे। तो अब इसमें ये है कि मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बीपीएससी जो 66 का अभी मान लीजिए आप फ्री हैं, आप एग्ज़ाम अब आपके सिर पे एकदम एग्ज़ाम का डेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपना एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अपना एक टाइम को कैसे आप प्लान करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है। तो उसी सिलसिले में, उसी प्रोसेस में मैं आपके साथ कुछ आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, ठीक है, ये वाला मैं पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ। और इसमें आप जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में आपके पास 3 चैलेंजेस हैं। कौन कौन से 3 चैलेंज हैं? एक GS1 का है, दूसरा GS2 का है, और तीसरा ऑप्शनल का है। ऑप्शनल आपके पास है, ठीक है, ऑप्शनल का है, एक ऑप्शनल है। तो उसमें इस GS वाले में आप जानते हैं कि आपके पास चैलेंजेज, ये बार बार इस चीज़ को बना करके कई बार देखने चाहिए। देखने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम अगर एज ए वर्ड देखें तो बहुत अनिश्चितताओं का, बहुत सारे अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करता है एग्जाम वर्ड। लेकिन जब भी एग्जाम वर्ड पे जो एग्जाम है उसके जो चैलेंजेज हैं, जब चैलेंजेज में जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि चैलेंजेज फिर फाइनाइट हो जाते हैं, इनफाइनाइट नहीं रहते हैं। एग्जाम इनफाइनाइट है, उसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन जब एग्जाम का सिलेबस पे जाते हैं तो वो फाइनाइट हो जाता है, और कोई भी फाइनाइट चीज़ कॉन्फिडेंस देती है। और बीपीएससी का फाइनाइट तो अपने आप में ही छोटा है, तो इसलिए वो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और वो कॉन्फिडेंस इस बात के लिए देगा कि अब आप अपने आप को क्वालिटेटिवली इंप्रूव करिए, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली, जिससे कि एग्जाम में एक होता है कि एग्जाम देना, एक होता है कि एग्जाम में क्वालिफाई करना, और एक होता है अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना, जिससे कि हमारी इंटरव्यू के मार्क्स की जरूरत कम हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस के तहत प्रिपरेशन करना एक चैलेंजिंग काम है। तो ये जैसे ही फाइनाइट पे आपको बीच बीच में आते रहना चाहिए। और जीएस में जानते हैं आपका ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ठीक है, हिस्ट्री कल्चर का। तो इसका जो सिलेबस है आप जानते हैं 17-18 टॉपिक हैं। मेन फोकस एरिया 17-18 है, बाकी इनविजिबल 2-1 टॉपिक हो सकता है, लेकिन विजिबल से 17-18 टॉपिक। विजिबल का अगर हम ठीक से तैयारी करें तो हमें इनविजिबल के लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जीएस का है। दूसरा इसमें जाएंगे तो आपका ये जो करंट अफेयर्स वाला है, करंट अफेयर्स का है, और इसके 2 पार्ट हैं। इसमें से एक नेशनल इशूज हैं और दूसरे इंटरनेशनल इशूज हैं, ठीक है। और फिर आप जानते हैं तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें डीआई का है, ठीक है। तो डीआई का है, ये आपके पास ऑलरेडी एक पेज होगा। ये 17-18 टॉपिक का भी पेज आपके पास है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके पास है। उसका खूब सुंदर सुंदर हर टॉपिक का, मधुबनी का पेंटिंग का, पटना कलम का, 1857 और रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह, या चंपारण मूवमेंट, या सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या ट्राइबल मूवमेंट, या पीजेंट मूवमेंट, या एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी बातों का आपके पास अलग से 3-3, 4-4 पेज का खूब सुंदर सुंदर नोट्स होगा। ये मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ,
ठीक है। उस नोट्स के साथ साथ आप जाते हैं तो उसका एक ब्रेन मैप जिसको कहा जाता है कि जो 4 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का जो पटना कलम का जो नोट्स आपका था, मौर्यन आर्ट का जो नोट्स था, मधुबनी पेंटिंग का जो नोट्स था, उसका उस पेज के 4 पेज के नोट्स के ऊपर आपका एक ब्रेन मैप भी उस पे 1 पेज का बना के जरूर रखा होगा आपने। आपने खूब सुंदर उसका फ्लो चार्ट टाइप का बना के रखा होगा, जिससे कि एक बार सरसरी निगाह से डेली ये सारे जो 17-18 टॉपिक हैं, इसका जो ब्रेन मैप है, उस ब्रेन मैप को डेली मैं 2 घंटा देख रहा हूँ। डेली 17-18 टॉपिक को रोज देखता हूँ। एक बार हिस्ट्री कल्चर के लिए निकालता हूँ और उसका 1.5-2 घंटे का टाइम हिस्ट्री कल्चर पे जो देता हूँ, तो मैं वो 4-5 पेज वाले को तो कई बार पढ़ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि रिवीजन के प्रोसेस में मैं डेली वो 17-18 पेज जो मेरा ब्रेन मैप वाला है उसको मैं देखता हूँ। और फिर वीकली चाहें तो आप पूरे 17-18 टॉपिक का वो जो 4 पेज वाला मैटर है, 4-4, 3-3, 4-4 पेज वाला मैटर है, उसको देखें। वीकली 3-3, 4-4 पेज वाला देख लें और डेली आप 17-18 जो पेज है ब्रेन में, 17-18 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, और वो भी आपने कई बार पढ़ा हुआ है तो इससे आपके दिमाग पे इंप्रेशन बिल्कुल याद वाली स्थिति रहेगी। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जानते हैं कि परफॉर्म करना है तो नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज तब आएगा जब एक चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे, ना कि 10 चीज़ को एक बार पढ़ेंगे। तो ये जो आपका 4 पेज का था, उसके ऊपर खूब सुंदर सुंदर आपके एक पेज के ब्रेन मैप आपके ऊपर लग चुके होंगे। हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, बात करूँ तो उसके बाद ये करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, नेशनल इशू, इंटरनेशनल, ये सब चेंज हो रहे हैं। जैसे एग्जाम अब अगस्त में जा रहा है, तो अभी आपने देखा कि अगर मान लीजिए बात करते तो अभी जो नेशनल इशूज हम लोगों ने निकाल रखा था, अभी जो एक यूट्यूब पे हमने डाल रखा था वीडियो, तो उसमें जो नेशनल इशूज थे, बहुत सारे नेशनल इशूज अब चेंज हो जाएंगे। कोरोना वेव 2.0 ने अचानक आकर के, तो वो एक क्वेश्चन तो बन ही गया वो। फिर उस तरह से जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध की जो नेचर आपको देखने को मिल रहा है, ये एक नया आ जाएगा। वेस्ट बंगाल के जो 5 स्टेट में जो चुनाव हुए और उसका जो क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, उससे क्या एक इलेक्शन रिफॉर्म का एक हो ही जाता है। कोरोना का फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर उसके बाद जाते हैं तो फिर तो कई सारे नए नए टॉपिक्स इसमें आपको निकल के आ जाते हैं, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेंस से हो, कोरोना के सेंस से हो, या पॉलिटिकल इशूज़ के सेंस से हो, या इलेक्शन वाला जो इशूज़ है वो है, कोई सोशल इशूज़ का मुद्दा हो जाता है। तो ये चेंज हो रहे हैं टॉपिक ये। ठीक है, अभी भी इसको फाइनल नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से बीपीएससी का जो क्वेश्चन बनता है वो पीछे पूरे 6 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो एकदम से कंटेम्प्रोरी को, लेकिन कंटेम्प्रोरी भी आएगा जरूर। उसके सेकंड पार्ट में जाते हैं इंटरनेशनल इशूज में। आपने देखा कि अफगानिस्तान वाला इशूज और इंडिया का उसमें क्या कंसर्न है। फिर उसी तरह से, लेकिन तब तक इजराइल फिलिस्तीन एकदम हीटेड टॉपिक हो गया। नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे बांग्लादेश का, या म्यांमार वाला जो क्राइसिस था, तो ये कई सारे, चाइना का जो रोल है, अमेरिकन इलेक्शंस हैं, तो ये सारे के सारे तो इसमें जाएंगे। तो एक जो पूरा का पूरा यहाँ भी टॉपिक चेंज हो रहा है। तो टॉपिक जब चेंज हो रहा है तो जब हमारा एग्जाम का डेट सेटल हो जाए, लेकिन फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट बर्निंग इशूज हैं, जैसे अमेरिकन इलेक्शन है, बर्निंग इशूज है, इजराइल फिलिस्तीन एक बर्निंग इशू, अफगानिस्तान क्राइसिस एक बर्निंग इशू है। ठीक है, उसी तरह से इंडिया का नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उसके साथ जो रिलेशंस है वो एक है। मैत्री जो वैक्सीन मैत्रेय था वो एक बर्निंग इशूज हमारे साथ था। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स का एक आपके पास नोट्स बना के आप अपने लेवल पर भी चीज़ों को देखते रहेंगे। तो कोई टीचर जब पढ़ाएंगे जब आपको, तो आपको एकदम से चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, आप उसमें जोड़ना घटाना आपके लिए आसान रहेगा। तो उस प्रोसेस में जा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स वाला, फिर भी हमने ये भी कहा कि यहाँ पर भी वो हर जो बड़े बड़े टॉपिक है उसका 3-3, 4-4 पेज का मैटर, और उसके ऊपर 1 पेज 1.5 पेज का एक ब्रेन मैप। तो ये यहाँ का हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी जानते हैं कि यहाँ पर भी जो 4 टॉपिक्स हैं, तो चारों टॉपिक के आपके पास ऑलरेडी हर जो आपके जो डायग्राम हैं, तो डायग्राम में जितने तरह के डायग्राम हैं, सब तरह के डायग्राम का 4-4, 5-5 क्वेश्चन हल किया हुआ, सॉल्व किया हुआ। ठीक है, उसी तरह से तो उसमें जो 3-4 टॉपिक्स में एक टेबल का आता है, डायग्राम का आता है, लाइन डायग्राम का आता है, जो भी इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उसका हर का 4-4 हर टॉपिक का, ठीक है, एक्सटेंशन 8-8, 10-10 क्वेश्चन, और उस 8-8, 10-10 क्वेश्चन को एक तरह से बड़े ही माइन्यूटली, बिल्कुल माइंड के इन्वॉल्वमेंट के साथ आप उसको सोच समझ के रखें, आप उस पर अपना नज़र बिठा के रखें। जैसे मुझसे अभी आप कहेंगे तो मेरा उस पर नज़र नहीं बैठा हुआ है, मैं उसमें से क्वेश्चन भी देखूंगा, तो क्वेश्चन देख करके अगर 5 मिनट स्थिर रहूं तो क्वेश्चन को हल कर दूंगा। लेकिन अदरवाइज मेरा पेपर, जैसे अभी जो टेस्ट 9 हो रहा है अभी, उसमें जो फुल टेस्ट है, तो उसमें डीआई का तो मैंने उसको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरा नज़र अभी नहीं बैठा हुआ है और मेरा पर्पस भी नहीं है नज़र बिठाने का। ठीक है, लेकिन वही करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, वो मैंने उसको ध्यान से देख करके जो भी करेक्शन था, जैसा भी था, नया जो जोड़ना था, वो सब ओरिएंटेशन जोड़ करके मैंने उस पेपर को रेडी कराया। ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो इसका भी
तो ये है कि खाली समय अब आपके पास अभी टाइम है, जून जुलाई अगस्त का टाइम आ रहा है, करीब 2.5 महीने का टाइम आपको बच रहा है, करीब 60-75 दिन का समय है, 75 डेज का टाइम है। इस 75 डेज में आप अपना नोट्स, इसका नोट्स, ब्रेन मैप, करंट अफेयर्स का नोट्स, ब्रेन मैप, डेटा इंटरप्रिटेशन का नोट्स, ब्रेन मैप, उसके साथ का जो भी वो होता है आपको जो अपने से समझने में जो हेल्प कर सकता है वो ओरिएंटेशन आपको अपना प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो ये इसमें जाते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये जीएस पेपर 1 का आप अपने आप को चेक करने का एक तरह से ये आपके लिए तरीका था और इस तरीके को आप जरूर फॉलो करिएगा। अब जीएस पेपर 2 में जाते हैं तो ये चैलेंजिंग है, इसका सिलेबस बड़ा है और इस बड़े सिलेबस को आपको ठीक से अपने आप को, फिर यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रेटजी है और इस सेम स्ट्रेटजी में समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक, ठीक है। तो साइंस टेक में एक है कि अगर लास्ट वाले साइंस टेक में 4 में से 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कई सारे नए एक कहा जाता है विजिबल पार्ट, एक होता है इनविजिबल पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट भी है। तो ये सारे विजिबल, इनविजिबल और एक्सटेंडेड, जो विजिबल है उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, ये सारे का साइंस टेक्नोलॉजी का। तो इसमें जो विजिबल पार्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, ठीक है, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाली बात करें, तो ये सारे जो विजिबल टॉपिक्स हैं, इस विजिबल टॉपिक्स में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसका कंटेंट हमारे पास है। अब एक आता है इनविजिबल वाला, तो निश्चित रूप से मैंने ये वो किया है, प्लान किया हुआ है कि कम से कम 8-10 टॉपिक ऐसे होंगे जो कि जिसमें कि अप्लाइड पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्मार्ट सिटीज़ में साइंस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट विलेज में साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में साइंस टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट में साइंस टेक्नोलॉजी, टू मीट आउट एनर्जी रिक्वायरमेंट हाउ साइंस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, ठीक है, या टू मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में साइंस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के बहुत कई सारे अप्लाइड जो पार्ट हैं, ये सब यहाँ पे क्या क्या साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये आता है, तो वो एक पार्ट हमने विजुअल पार्ट को तो कराया है, हिंदी मीडियम में भी करा दिया है, इंग्लिश मीडियम में भी करा दिया है, लेकिन वो जो अप्लाइड पार्ट है, कुछ क्वेश्चन और उसका आंसर फॉर्मेट, तो ये हम करा देंगे। टेस्ट पेपर में, टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन सेट होता है उसका कराने से भी उस तरह के क्वेश्चन कई सारे आते हैं, लेकिन फिर भी अलग से भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम इस तरह के देखेंगे तो करा देंगे ये, ठीक है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी का हुआ। इकोनॉमी ज्योग्राफी में आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इकोनॉमी ज्योग्राफी में बिहार का अब जो सेकंड पार्ट, जो सेकंड जो इंग्लिश मीडियम में हमने एक इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू किया था, चूंकि इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक्स नहीं हुआ था, हिंदी मीडियम में जो हुआ था उसी को हमने बाइलिंगुअल करा दिया था। तो बाइलिंगुअल में जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग करना चाहते वो कर लिए थे, लेकिन कई लोग उसमें जो एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच वाले लोग थे वो नहीं किए थे, तो उसका हम करा रहे थे, तब तक ये सब झमेला शुरू हो गए और फिर वो रुक गया था। फिर हम जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो उसमें बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को लेकर के हम उसको फिर से करा देंगे, तो ये आ जाएगा जो भी बाकी। और उसके बाद पॉलिटी का है, पॉलिटी के दोनों पार्ट हैं, एक पार्ट आप समझ रहे हैं कि कोर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, दूसरा अप्लाइड पार्ट है। और उसमें आप जानते हैं कि पॉलिटी का जब भी नोट्स बनाएं, पॉलिटी का जब भी ब्रेन मैप बनाएं, तो हमेशा उसमें ध्यान रखें कि पॉलिटी के क्वेश्चन में एक होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर डिराइव्ड होता है अप्लाइड, ठीक है, इशूज डिराइव्ड होते हैं, और उस इशूज में फिर जो कोई कानून अगर है, जैसे जनप्रतिनिधित्व कानून, इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, तो ये इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं, एक कोर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स, और उसके ऊपर से फिर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन अगर है, और फिर उसके ऊपर से कोई नई बातें जो कि कंटेम्प्रोरी किसी कमीशन ने, किसी कोई कमिटी वगैरह ने जो रिकमेंडेशन दे रखा है, तो इन 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए आपका पॉलिटिकल नोट्स आपका बनना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे इंग्लिश मीडियम में जो भी इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, उनके अपने अपने टीचर ने अपना पॉलिटी का काम, फिर सेकेंड राउंड में भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें जाएंगे। तो पॉलिटी का, इकोनॉमी ज्योग्राफी का और साइंस टेक्नोलॉजी का ये सारा का सारा, इसका भी एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके पास ऑलरेडी है, और इसका एक नोट्स भी है 4 पेज वाला, और 4 पेज के ऊपर ब्रेन मैप। अब ब्रेन मैप में वही बताया कि एक बार जैसे हमने कहा कि ब्रेन मैप का बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको डेली उसका रिविजन कर सकते हैं, इंटायर सिलेबस डेली एक बार देख सकते हैं। पूरे इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स का अगर ब्रेन मैप रहेगा तो एक बार पेज पलटना आपके लिए आसान रहेगा, तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिप्रोड्यूस इन एग्जाम हॉल, ठीक है। तो इसमें आता है, और फिर उसी में जैसे शुरू से हम बोलते रहे कि भाई बीपीएससी में जो मेंस का है, जो क्लास है, जो नोट्स है, उस नोट्स को या जो कॉपी जो आप लिखते हैं उसको पढ़ा नहीं जाता है, उसको देखा जाता है, ठीक है।
तो अब ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं जाता है, देखा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से आप अगर मान लीजिए पटना कलम है या मौर्यन आर्ट है या कोई भी है, और उसमें अगर आप करंट अफेयर्स का ही कोई टॉपिक है, इजराइल फिलिस्तीन है, और उसमें गाजा पट्टी को और वेस्टर्न बैंक को, जेरूसलम को अगर ठीक से नक्शे पे अगर दिखा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा। तो इसी को मैं बोलता हूँ देखा जाता है साथ में। अब देखने में कोई चीज़ अगर अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और कई बार नहीं पढ़ के भी इंप्रेशन बना करके आपको 60% प्लस मार्क्स मिल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो एक 4 पेज वाला नोट्स, एक ब्रेन मैप, उस ब्रेन मैप के दौरान आप उसको क्वालिटेटिवली इंप्रूव करने की कोशिश करिए। बहुत सारे टेबल डालिए, बहुत सारे डायग्राम डालिए, ये सब डाल करके उसको ओके करिए, ठीक है। तो ये भी इसमें से जीएस सेकंड पेपर का था। आप इसके अकॉर्डिंग करते रहिए। और उसके बाद आता है, जैसे इस बार का मैं देख रहा था, जो मई का योजना है वो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर है शायद, तो सेंटर स्टेट रिलेशन का हमने ग्रुप में डलवा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें कोई अगर नया इशूज आता है तो फिर आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में भी आपके जो भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उस 6 क्वेश्चन के लिए जो भी आपका नोट्स है, उस नोट्स के ऊपर ब्रेन मैप, उसको क्वालिटेटिवली इंप्रूवमेंट करना। तो ये 3 पार्ट है। तो ये जो इंटायर सिलेबस है, तो टाइम मैनेजमेंट में आप यहाँ पे एक, जैसे ये हुआ कि एक माने फुल नोट्स जो है आपका, ये नोट्स आपका रेडी रहना चाहिए फुल नोट्स के साथ। उसके बाद आपका ब्रेन मैप बनता है, जो फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, ये ब्रेन मैप बना लीजिएगा, या इसको बोलेंगे फ्लो चार्ट, कंप्लीट जो टॉपिक है उसका डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर आता है ब्रेन मैप के बाद इसको क्वालिटेटिवली इंप्रूव करना, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, ये वाली बात है। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, और उसमें आता है बिल्कुल ये सारे के सारे टेबल हुआ, ठीक है, या डायग्राम हुए, ठीक है, या फिर टेबल हुआ, डायग्राम हुआ, मैप हुआ, ये सारी चीज़ों के साथ अपने नोट्स को ओके रखना। तो इस तरीके से आप इसको क्वालिटेटिवली अपने आप को इम्प्रूव करिए। और उसके बाद फिर ये सब होने के बाद फिर एक चौथा पार्ट आता है, जो कि अब आप जरूर उसको करेंगे। और उस चौथे पार्ट को कहेंगे तो क्या करेंगे चौथे पार्ट में? चौथे पार्ट में लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम हॉल में आप करने जा रहे हैं। तो एग्जाम हॉल में जो करने जा रहे हैं, उस एग्जाम हॉल में जो जो होने जा रहा है उसका एक रिहर्सल करना, एक तरह से अभ्यास करना, एक तरह से प्रैक्टिस करना, तो ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट ये हुआ फुल नोट्स होना, एक तो इससे पहले, लेकिन इसके पहले वाला ये भी इंपॉर्टेंट था, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब ये बहुत पुरानी बात है, ये आप जानते हैं अच्छे से। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, उसका नोट्स के बाद ब्रेन मैप या फ्लो चार्ट, उसके बाद क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, फिर टेबल डायग्राम मैप से क्वालिटेटिवली इंप्रूव करिए, और फिर क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए। तो इतना सारा चीज़ अब 2.5 महीने के टाइम के दौरान आप करिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी लोग कोचिंग से, मान लीजिए कहीं ना कहीं कोचिंग से आप जरूर जुड़े होंगे, किसी न किसी से जरूर हेल्प लिए होंगे, चाहे नोट्स के रूप में लिए होंगे, चाहे टीचर से लिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर लगता है आपको एक टाइम मिला है, आज 20 मई है, ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि अभी भी आपके पास आपके प्रिपरेशन में, चाहे वो हिस्ट्री कल्चर हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे इकोनॉमी ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स, किसी भी सेक्शन में अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आपको एग्जाम हॉल में बिठा दिया गया और वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो गए आप, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी 2.5 महीना 75 दिन का जो समय है, ऑलमोस्ट मान के चलिए 70-75 दिन का जो समय है, तो फिर उसमें भी 75 दिन को खत्म होने में, बीतने में टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी उसी तरह से ब्लैंक रहेंगे। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा पीटी आपने पास किया हुआ है, तो इस पास किए हुए पीटी को का यूज करिए, जिससे कि आप निश्चित रूप से सिलेक्शन पा जाएं। चूँकि दिक्कत है, अदरवाइज कब कौन सी समस्या आ जाएगी कोई नहीं जानता है। बीपीएससी 64 की ही बात करिए, देखिए आज 20 मई को हमने देखा कि काफ़ी कुछ हलचल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया, फिर मीसा भारती जी ने ट्वीट किया, फिर कई चैनलों पे चलना शुरू हुआ, काफ़ी बीपीएससी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कितना दिन, 3 साल के आसपास होने जा रहे हैं बीपीएससी में। जैसे ही आर के महाजन जी जैसे ही बीपीएससी के चेयरमैन बने थे, मुझे लग गया था कि अब बीपीएससी में ग्रहण लगने का, चूँकि ये ग्रहण अधिकारी हैं, ये कोई फैसिलिटेटर के रूप में अधिकारी नहीं है। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद बात है ये, कि माने इस तरह के अधिकारी पता नहीं कैसे आईएएस बन गए, क्या आईएएस बनने का कि क्या वो होता है बताइए। 2.5 महीने 10 फरवरी से अगर आप चीज़ों को लिंगर करना चाहें, कुछ बताते भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं। माने एक होता है कि भाई जो बच्चे, जो करीब 4,000 बच्चे, जो 3700 बच्चे जो इंटरव्यू दे रखे हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, सारे के सारे, उस सबको आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। कितना भी कोरोना पेंडेमिक है, 5 ऑफिसेस तो खुले ही हुए हैं,
और उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कितने दिन पहले रिजल्ट वगैरह, बाद में मेंस का रिजल्ट निकाला, इंटरव्यू लेकर के, और 5 दिन के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, बच्चों को सेटल कर दिया। भाई जो असफल हुए वो नया तैयारी करें, जो सफल हुए अब वो अपने आगे के फ्यूचर के लिए करें। बीपीएससी 10 फरवरी हो गया, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, इतना दिन, करीब 100 दिन से ऊपर हो गया, और 100 दिन में आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, इतने इनएफिशिएंट हैं आप। ठीक है, तो ये सब दुख भी होता है कि कैसे कैसे लोग अधिकारी बन जाते हैं और किस बात के लिए और कौन से, अगर आप चीज़ों को लिंगर करना चाहें तो फिर तो ठीक है। खैर मुझे लगता है कि आपको बीपीएससी को रिजल्ट में देर नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो फेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आप करने जा रहे हैं वो चीज़ें दिखनी। और दूसरी बात है कि अगर बहुत मजबूरी अगर है, ये कोई मजबूरी नहीं हुआ कि जी हम कोरोना के कारण सारे लोग घर में हैं या सब लोग पॉजिटिव हुए पड़े हैं, और कोई भी पॉजिटिव होता है 10 दिन तक पॉजिटिव होता है, 10 दिन के बाद 11वें दिन से तो उसको, और इसमें रिजल्ट निकालने में आपको करना क्या है, मेंस का सारा रिजल्ट आपके पास है ऑलरेडी, मेंस के सारे बच्चे जो क्वालिफाई कराया सबके मार्क्स आपके सामने हैं, इंटरव्यू में क्या मार्क्स मिला है कैटेगरी के अनुसार, इसमें कौन सा इतना डिफिकल्ट है। आप अगर आपसे नहीं निकल पा रहा है तो प्राइवेट एजेंसी को हायर करिए ना, आपको 4 घंटे के अंदर में, 6 घंटे के अंदर में सारा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट बना करके आपको दे दे रहे हैं, आप साइन करके उसको जारी करिए। अब ज्वाइनिंग में देर कराइए समझ में आता है, रिजल्ट निकालने में देर कराना ये समझ में नहीं आता, ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है बच्चों के बीच में भी। अपने यहाँ समझ लो, आप जानते हैं कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, 15 के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ऑप्शनल का और सब इंटरव्यू देने वाले लोगों का, सबका कितना फ्रस्ट्रेशन उसमें दिखता है, हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसलिए आपके लिए ये है कि जहाँ पे भी मौका मिल रहा है अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट करिए, जिससे कि रेस में बने रहिए। रेस में बने रहेंगे तो झमेला झगड़ा होगा ना, रेस से ही बाहर रहेंगे तो झमेला झगड़ा क्या होगा। तो इसलिए कहीं भी लगता है कि कहीं कमी है, आंसर राइटिंग के लेवल पे कमी दिख रही है, आंसर जब अब कम से कम आंसर लिखेंगे तो कमी पता चलेंगी, नॉलेज में क्या कमी है, क्वालिटेटिवली इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, फ्लो बन पा रहा है कि नहीं, दिमाग से बातें निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। तो इस लेवल पे जरूर फोकस करिए और साथ में ये सब काम करिए। आज आपके लिए जो बीपीएससी 66 मेंस वाले लोग थे, आज आपके लिए इतना ही है। कोई टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखिए और इसको पढ़िए। टॉपिक हम फिर डिस्कस करेंगे, तो क्लास ही शुरू हो रहा है, क्लास ही करेंगे जब भी, जैसे लॉकडाउन का, तो उससे क्लास ही शुरू करेंगे। क्लासरूम में जो बचा हुआ है, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम में बचा हुआ है, आधा से अधिक ही बचा हुआ है, तो वो करा देंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी का सुबोध मिश्रा जी का है, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे और सीरियसली बीमार थे, तो उनका भी जो क्लास बचा हुआ है। तो जो लोग, सब लोग ऐसे ही थे। हिस्ट्री कल्चर वाले सर हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे, 2-3 क्लास उनका बचा हुआ है, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। जो लोग, अतुल लोहिया सर हैं, उनके घर में भी कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी मैडम कोरोना पॉजिटिव थी। तो इस तरह से सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे इस बीच में, और इसलिए आधे मन से काम करने से अच्छा है कि जब सब लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद पूरे उत्साह के साथ आपकी चुनौतियों का, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो आज आपके लिए आज इतना ही। आप अच्छे से अपने आप को सावधान अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, प्रसन्न रहते हुए, निगेटिव न्यूज़ मत देखा करिए। जब भी निगेटिव न्यूज़, ये व्हाट्सएप पर जो निगेटिव सारे न्यूज़ आते हैं, थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। बहुत डिफिकल्ट, वैसे ही बहुत डिफिकल्ट टाइम है, निगेटिव न्यूज़ सुनने से, देखने से और निगेटिविटी फैलती है, एंग्जाइटी होता है। तो इसलिए निगेटिव न्यूज़, हमने कभी पिछले 1-1.5 महीना से कभी टीवी नहीं देखा, हमने कभी सोशल मीडिया पर भी कुछ चीज़ें आती थी, दुखद घटनाएं घटती हुई, लेकिन एकदम से उसको दिमाग से हटा देते थे। हम कर ही क्या सकते हैं उसमें, तो हट जाते थे। तो निगेटिव न्यूज़ से बाहर रहिए और वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करा लीजिए। अपने नाते रिश्तेदारों को, सबको, कोई किसी तरह की कोई दुविधा रखने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन कंपलसरी है आने वाले, माने अगर कोरोना पॉजिटिव से वैक्सीन नहीं बचाएगा, लेकिन केसेस को बिगड़ने से वैक्सीन जरूर रोक लेता है। ये सबसे अच्छी बात वैक्सीन के साथ है कि केसेस सीरियस नहीं होंगे, जान बच जाएंगी, ये वाली बात है। वैक्सीन कैन बी डिफाइंड एज अ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है। इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू from infection from coronavirus, but it will certainly protect you from deteriorating health conditions after corona positive. तो ये इसलिए वैक्सीनेशन किसी के साथ भी, कोई, हर आदमी जहाँ भी जैसा भी मौका मिलता हो, वैक्सीन जरूर करा लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए, अपने नाते रिश्तेदारों को लगवा लीजिए, और साथ में अपनी जो सिलेबस की ज़रूरतें हैं, सिलेबस की ज़रूरतों को पूरा करते रहिए। थैंक यू। आज आपके लिए इतना ही।